Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का। तो सेकंड लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 मार्क के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है क्या आया था, P इक्वल्स टू, कौन बताएगा, P इक्वल्स टू 1/3 N/V इंटू mv बार स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डेरिवेशन में फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन किया था। तो इसमें P क्या होता है, P होता है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। फी क्या होता है, फी होता है वेलोसिटी, नहीं देखो फी क्या होता है, फी होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस। एंड वी बार क्या होता है, फी बार होता है वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने वी बार स्क्वायर का यूज़ किया है। तो वी बार स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होता है कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Vn स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो किसका एवरेज है, ये स्क्वायर का एवरेज है। तो इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये जो मीन मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। तो ये किसका मीन है भाई, ये स्क्वायर का है। किसके स्क्वायर का, वेलोसिटी के स्क्वायर का है। तो इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर, रूट टाइटल लिख लीजिए आप भी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं RMS स्पीड। क्या बोलते हैं, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जिसको हम VRMS से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देखा था। तो V बार स्क्वायर क्या होता है, मीन स्क्वायर स्पीड होता है। तो एक एवरेज होता है, एक मीन होता है, लेकिन किसका मीन होता है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड का एक मीन होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं V बार स्क्वायर से, जो कि हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। ओके, तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि ये जो फार्मूला है हमें यहाँ पर यूज़ होने वाला है इस फार्मूले का। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ता हूँ। What will happen to the mean square speed of molecules of gas if the temperature of gas increases? अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मीन स्क्वायर स्पीड को क्या असर पड़ेगा, मीन स्क्वायर स्पीड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमें यहाँ पर पूछा है। तो मतलब V बार स्क्वायर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमें यहाँ पर पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो इसी का आंसर इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइटल लिख लिया सबने, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो पहले हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं एंड देन उसके बाद हम RMS स्पीड का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जा सकता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी जो बीट है IMP बीट है। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये जनरल क्वेश्चन है यार। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, हमें डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स। ओके, इसके ऊपर इसके ऊपर MCQ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका हम पहले डेरिवेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर मैं लिखता हूँ P इक्वल्स टू 1/3 N/V इंटू
फी बार स्क्वायर। ठीक है, तो ये वी बार स्क्वायर को हम यहाँ पर साइड में रखते हैं और जो बाकी के टर्म को हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो 3v को मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 3pv अपॉन ये nm को मैं लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये जाते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो v बार स्क्वायर इक्वल्स टू 3pv अपॉन nm, तो ये 3pv न्यूमरेटर को चले गए और n और m जो है डिनोमिनेटर को चले गए। अभी हमें PV इक्वल्स टू पता है, PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT आइडियल गैस इक्वेशन फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो वी नो PV इक्वल्स टू NRT। ठीक है, तो यहाँ पर PV की जगह पर हम NRT पुट कर लेते हैं, तो क्या आता है V बार स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू PV की जगह पर हम NRT पुट कर लेते हैं अपॉन N इंटू V। ठीक है, देन उसके बाद n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू n अपॉन Na होता है। ठीक है, तो इसी जगह पर स्मॉल n की जगह पर मैं n अपॉन Na का फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ, तो 3 इंटू NRT अपॉन Na। देखो n अपॉन Na को मैंने स्मॉल n को मैंने n अपॉन Na पुट किया है, देन रिमेनिंग क्या है n इंटू m, यहाँ पर n गेट कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग हेयर, फी बार स्क्वायर इक्वल्स टू 3RT अपॉन Na इंटू m। Na इंटू m को हम बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ Na इंटू m को हम बोलते हैं, Na मतलब क्या होता है, अवोगाड्रोस नंबर होता है। अवोगाड्रोस नंबर इंटू मास ऑफ द गैस को हम बोलते हैं मोलार मास ऑफ द गैस, इसको हम डिनोट करते हैं m0 से। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन अवोगाड्रोस नंबर एंड Na इंटू m इक्वल्स टू क्या होता है, मोलार मास ऑफ द गैस होता है। तो Na इंटू m की जगह पर मैं m0 पुट कर सकता हूँ, दैट इज़ द मोलार मास ऑफ द गैस। तो अभी हमारा फी बार स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया 3RT अपॉन m0। तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज। तो मीन स्क्वायर स्पीड कौन सा है, ये मीन स्क्वायर स्पीड है। तो इसमें यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मीन स्क्वायर स्पीड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमें यहाँ पर पूछा है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, मीन स्क्वायर स्पीड भी क्या होता है, बढ़ेगा। क्योंकि R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और m0 क्या है, वो भी यहाँ पर क्या है, m0 क्या होता है, अवोगाड्रोस नंबर इनटू मास ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस भी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर मोलार मास भी क्या है, गिवन वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर मीन स्क्वायर स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा कवर हो गया। तो हमें यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर ये मीन स्क्वायर स्पीड मतलब क्या होता है, देखो ये मीन स्क्वायर स्पीड मतलब ये होता है, अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं, अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो हमें मिलता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो बाय टेकिंग अंडर रूट टू द बोथ साइड, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, वी बार स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। तो v बार स्क्वायर का अंडर रूट क्या आता है, VRMS आता है, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। तो ये आ गया भाई हमारा फाइनल डेरिवेशन। ठीक है, कितना इजी है। आइडियल गैस इक्वेशन या सॉरी जो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस है इसका इक्वेशन लिखने का, देन उसके बाद मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इक्वेशन लिखने का, देन उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पर पुट करने का, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मोलर मास का फॉर्मूला पुट करने का, देन उसके बाद अंडर रूट लेने का दोनों साइड को। तो हमें मिलता है VRMS। VRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस, R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, और m0 क्या है, मोलार मास ऑफ द गैस है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन सबको समझ में आ गया। 3 स्टेप का डेरिवेशन है, 2 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। तो अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है। रूट मीन स्क्वायर
स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या होता है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो इसको मैं रब करता हूँ। चलो जल्दी से फटाक से अभी हमें इसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। ओके, तो इसको मैं रब करता हूँ। तो अभी देखिए ये जो v बार स्क्वायर क्या होता है, v बार स्क्वायर होता है मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला क्या आया था, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस vn स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो अगर हम इसका रूट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, VRMS मिलता है। तो मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, इट इज़ द रूट, किसका रूट है, इट इज़ द रूट ऑफ मीन। ये क्या है, रूट है, किसका रूट है, एक एवरेज का रूट है, किसके एवरेज का, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अगर हम गैस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, उसका एवरेज लेंगे, अगर उसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलता है, रूट, हमें क्या मिलता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलता है। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज़ द रूट, एक रूट है ना, अंडर रूट है ना, यस, इट इज़ द रूट ऑफ किसका रूट है, मीन है। देन रूट के बाद क्या है, मीन है, मतलब एवरेज है। इट इज़ द रूट ऑफ मीन ऑफ और एवरेज ऑफ, इट इज़ द रूट ऑफ एवरेज ऑफ किसका एवरेज है, वेलोसिटी के स्क्वायर का। इट इज़ द रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ velocities ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसका ये डेफिनेशन आ गया रूट मीन स्क्वायर का डेफिनेशन। व्हाट इज़ द रूट मीन स्क्वायर, इट इज़ द, देखो ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले का आपको वर्डिंग में लिखना है, क्या है, इट इज़ द रूट ऑफ, ये एक अंडर रूट है, किसका अंडर रूट है, एवरेज का, किसके एवरेज का, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। सो इट इज़ द रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इट इज़ कॉल्ड एज द RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका ये डेफिनेशन आ गया, इसका ये डेरिवेशन आ गया। तो अभी हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था साउंड के चैप्टर में। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है Vs इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा RT अपॉन M0। तो ये क्या है, RMS स्पीड ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस मीडियम। तो गैस मीडियम में साउंड का स्पीड क्या होता है, Vs इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा RT अपॉन M0। तो ये गामा क्या है, गामा होता है Cp अपॉन Cv होता है, और Cp एंड Cv क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर Cp होता है, एंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv होता है, और ये दोनों का रेशियो जो होता है वो होता है गामा। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वैल्यू Cp एंड Cv को हम अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसी लेक्चर में आपको मैं अगर बता दूँ तो ये लेक्चर पूरा इसी के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये गामा की जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना, गामा मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना, वो 5/3 होती है। तो 5/3 को अगर हम इसका डिवाइडेशन करते हैं तो 5/3 का डिवाइडेशन क्या आता है, 1.66 आता है। देखो 3 1 जार 1 3 1 जार 3, तो यहाँ पर 2 बच गए तो 20 हो गए, तो 3 6 जार 18, तो 6 आ गए और एक 6 आ गए तो 1.6, मतलब 5.3 का अगर हम डिवाइडेशन करें तो 1.66 आता है। तो यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना आ रहा है, मैक्सिमम अगर हम गामा का वैल्यू पकड़ लें तो 1.66 आ रहा है। मतलब हम यहाँ पर एक गेस कर सकते हैं कि जो RMS स्पीड होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होता है, वो ऑलवेज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड होता है। मतलब जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी अगर बॉक्स में, या फिर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो RMS स्पीड होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है, वो साउंड के स्पीड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस फॉर्मूले से हम गेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको जो रूट RMS स्पीड दिया है, किसका RMS स्पीड दिया है, यहाँ पर
नाइट्रोजन का 300 केल्विन को RMS स्पीड दिया है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें एंड ऑक्सीजन की बात करें 300 केल्विन को, यहाँ पर आपको एक स्पीड दिया है RMS स्पीड, तो 517 एंड ऑक्सीजन का है 483। ओके, तो ये हमें स्पीड दिया है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हर एक मॉलिक्यूल का RMS स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। तो नाइट्रोजन का RMS स्पीड क्या है 517, मतलब 517 मीटर पर सेकंड होता है, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 483 मीटर पर सेकंड सेम टेम्परेचर को। मतलब हम यहाँ पर एक गेस लगा सकते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल का क्या होता है, डिफरेंट गैस का क्या होता है, RMS स्पीड अलग होता है अगर सेम टेम्परेचर सेम हो तो भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपने याद करना है आपको, जो RMS स्पीड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन, RMS स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड का स्पीड होता है गैस मीडियम में, तो वो ऑलवेज लेस होता है, या फिर RMS स्पीड होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मीडियम। ठीक है, तो इसके बाद का जो बिट है हम देखने वाले हैं, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी जो अगला जो हमारा पॉइंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। तो टाइटल लिख लीजिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो टेम्परेचर का जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या होता है, आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस आपको पता है, आइडियल गैस का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो एक मैंने यहाँ पर एक क्यूब लिया है और ये एक स्क्वायर लिया है, और इस स्क्वायर बक्से में क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और वो क्या होते हैं, रैंडमली क्या होते हैं, मूव होते हैं, सब लोगों को पता है। तो वो मूव क्यों होते हैं, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, अगर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ये हमें चेक करना है। तो है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पहले है क्या नहीं हमें चेक करना है, काइनेटिक एनर्जी है क्या नहीं हमें चेक करना है तो कितना है, तो हमें वो चेक करना है। एंड उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, कभी कभी पूछा जा सकता है, इतना IMP नहीं है लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, हम बता नहीं सकते हैं। तो आइडियल गैस का प्रॉपर्टी क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कभी टकराता नहीं है, ये आइडियल गैस का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं, आइडियल गैस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन इंटरैक्टिंग होते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या होता है, यहाँ पर इंटरैक्ट नहीं होता है। ये हमने प्रॉपर्टी है ऑलरेडी देखा है। तो अभी इस बिट में हम देखने वाले हैं तो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। तो हमें पता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस P इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, 1/3 N/V इंटू एम वी बार स्क्वायर। तो अभी मैं V को यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो PV इक्वल्स टू 1/3 PV इक्वल्स टू 1/3 N इंटू एम वी बार स्क्वायर। ठीक है, तो PV इक्वल्स टू, अभी मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 1/3 N इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इंटू एम वी बार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ये 2 यहाँ पर मैं इधर देता हूँ, और ये मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। तो अभी जो 1/2 mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हम बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, हाफ mv स्क्वायर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो ये उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv बार स्क्वायर क्या है, हियर इस इक्वेशन में क्या है, हाफ एम वी बार स्क्वायर क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक
एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। हाफ एम वी बार स्क्वायर क्या है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो गैस जो है हमने आइडियल गैस कंसिडर किया है, तो हमें पता है ये जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल है नॉन इंटरेक्टिंग है, मतलब एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर ये नॉन इंटरेक्टिंग है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आता है, जो पोटेंशियल एनर्जी आता है आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरेक्टिंग। आर क्या है? वो नॉन इंटरेक्टिंग है। तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, वो नॉन इंटरेक्टिंग है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। मतलब जो इंटरनल एनर्जी होता है तो वो क्या होता है? वो प्योरली काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब इंटरनल जो एनर्जी होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल में जो टोटल एनर्जी होता है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? वो प्योरली काइनेटिक होता है। तो अगर हम इस बक्से में, अगर इस बक्से का अगर हमें गैस मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है एंड उसका जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी बार स्क्वायर है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू हाफ एम वी बार स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अभी हम हाफ एम वी बार स्क्वायर और इस एन को हम क्या पुट कर सकते हैं? ई पुट कर सकते हैं। तो देखो इस n इंटू हाफ एम वी बार स्क्वायर को हम क्या पुट कर सकते हैं? ई पुट कर सकते हैं। तो पुट कीजिए, तो क्या आएगा? पी वी इक्वल्स टू 2/3 इंटू ई आता है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है। वी नो आइडियल गैस इक्वेशन, वी नो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई? आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, सबको पता है। देन उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन के फॉर्म में क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में क्या है? पी वी इक्वल्स टू एन इंटू के बी इंटू टी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। देखो पहला इक्वेशन क्या था? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी था एंड देन उसके बाद पी वी इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू के बी इंटू टी था। तो हम यहाँ पर इस फॉर्म में रखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में रखते हैं। तो पी वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन इंटू के बी इंटू डी लिख सकता हूँ। तो पी वी की जगह पर पुट कीजिए इस इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा? एन इंटू के बी टी इक्वल्स टू 2/3 इंटू ई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ई अपॉन एन का अगर हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या आएगा? इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स अगर हम n से डिवाइड कर लेते हैं, n को अगर हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू फार्मूला क्या आएगा? ये 2/3 को अगर इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये 3/2 आएगा के बी इंटू टी आएगा। ठीक है, आ गया फार्मूला। तो E/n मतलब इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल्स, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स क्या आएगा? ये 2/3 का यहाँ पर अगर हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 3/2 हो जाएगा के बी इंटू टी। तो n इधर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या आएगा? इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल्स और पर मॉलिक्यूल्स क्या आएगा? 3/2 के बी इंटू टी। के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल फार्मूला। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है भाई? इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? वही टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी बार स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वेलोसिटी बढ़ती है मॉलिक्यूल की। तो टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये आपको समझ में आ गया पूरा? बहुत सिंपल है यार। पहले प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का इक्वेशन लिख लीजिए, देन पी वी के फॉर्म में लिख लीजिए, देन उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। तो हाफ एम वी बार स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पर एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी हमने यूज़ किया है वो एवरेज वाला यूज़ किया है। देन यहाँ पर देखिए जो गैस मॉलिक्यूल है वो हमने आइडियल कंसिडर किया है। तो आइडियल कंसिडर करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जीरो होता है। देन उसके पास जो एनर्जी बचता है वो बचता है सिर्फ
काइनेटिक एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी होता है वही काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर बचता है सिर्फ रिमेनिंग इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस टोटल गैस क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो हमने यहाँ पर n इंटू हाफ mv/² को हमने E पुट किया, तो PV इक्वल्स टू 2/3 E आ गया। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट PV इक्वल्स टू n इंटू KB इंटू T, इसको पुट किया, हमारे पास E/n का फॉर्मूला आ गया 3/2 KB इंटू T। देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक गेस कर लिया कि टेम्परेचर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फंक्शन होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डेरिवेशन। देन उसके बाद यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डू यू नो में यहाँ पर एक आपको एक जानकारी दी है, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ। तो यहाँ पर आपको डू यू नो में एक जानकारी दी है फ्रेंड्स, डू यू नो का एक जानकारी दी है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, अगर किसी भी बक्से के अंदर या फिर किसी भी इस रूम के अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इस रूम के अंदर, ठीक है, तो अगर हमें उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर स्पीड के साथ, मतलब मॉलिक्यूल का जो स्पीड होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर स्पीड के साथ जो रिलेशन होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसका स्पीड 500 मीटर पर सेकंड है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका स्पीड 600 मीटर पर सेकंड है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसका स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। अगर ये हमें फाइंड आउट करना है इस रूम के अंदर, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का हम हेल्प लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन है यार, देखो अगर हमें इंडिया की पॉपुलेशन की अगर स्टडी करना है तो हम क्या बोलेंगे कि 5% लोग है ना बहुत होशियार है इंडिया में, हम बोलेंगे कि 20% लोग बहुत गरीब है, हम बोलेंगे कि 10% लोग इंडिया के बहुत चालाक हैं, हम बोलेंगे कि 47% इंडिया में मेल है और 53% इंडिया में फीमेल है। हम मतलब ये ऐसे स्टडी जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा की स्टडी है, तो हम करते हैं। तो वैसे ही मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि अगर किसी भी बक्से में अगर हम क्यूब का अगर एग्जांपल लेते हैं तो आपको इजी जाएगा। क्यूब का मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। तो इस क्यूब में अगर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हमने नाम दिया है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स इस क्यूब के छोटे से क्यूब के अंदर है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और हर एक की स्पीड क्या है, डिफरेंट है। तो उसको हम एनालाइज कैसे करें, इसका हम स्टडी कैसे करें। देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर हमें इसका स्टडी करना है तो हम इसका पूरा डेटा लेके एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और बोलते हैं कि 5% लोग बहुत गरीब है, 10% लोग इंडिया में चालाक है, 55% जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 55% क्या है, मेल है, एंड 45% क्या है, फीमेल है, ये हम बोल सकते हैं। या फिर किसी भी क्लास का अगर हमें स्टडी करना है, अगर देखो अगर क्लास में 100 बच्चे आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 100 में से 20% जो बच्चे हैं ना वो टॉप करने के लिए आते हैं। देन उसके बाद 50% जो बच्चे हैं ना वो सिर्फ पास होने के लिए आते हैं, एंड जो बाकी के 30% जो बच्चे हैं ना वो लड़कियों के ऊपर लाइन मार लेते हैं। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, ये डेटा है। तो इसी तरह से जो इस बक्से के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर इस मॉलिक्यूल्स का अगर हमें स्टडी करना है तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, तो मैक्सवेल ने स्टडी किया और हमें एक ग्राफ दिया। तो ग्राफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स या फिर RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ग्राफ है ना ये ऐसे स्टार्ट होता है, ये लास्ट में जीरो नहीं होता है, ये ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये जो पिक पॉइंट है, और ये जो वेलोसिटी होता है, ये पिक पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है ये मैक्सिमम वेलोसिटी होता है क्या? नहीं, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो
ज़्यादा तक मॉलिक्यूल है जिसकी जो स्पीड है ना प्रोबेबल स्पीड होती है। मतलब ऐसे देखो, यहाँ पर भी देखो, जो 50% जो बच्चे हैं ना सिर्फ पास होने के लिए आते हैं, वैसे ही इस क्यूब के अंदर ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल है उसकी जो स्पीड है ना एवरेज स्पीड होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, ठीक है। एंड बहुत ऐसे कम मॉलिक्यूल होते हैं, देखो इस रीजन में ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये जो देखो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड क्या है, बहुत कम है। एंड ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर स्पीड बहुत कम है, यहाँ पर स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल मतलब देखो इतने ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर 1 करोड़ है, यहाँ पर 10 करोड़ है, यहाँ पर 50 करोड़ है, यहाँ पर 100 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड मैक्सिमम है, एंड ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ पर हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मदद से हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल है इस बक्से के अंदर जिसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, कितने मॉलिक्यूल्स है इस बक्से के अंदर जिसकी जो स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर क्या स्पीड कितनी है, 50 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 10,000 है। हम ऐसे पता कर सकते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड 10 है, तो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल, यहाँ पर कितने हैं, 200 है। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। तो ये अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। देन उसके बाद यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये नीट के लिए, एमएसटी सीईटी के लिए पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन रहे, आपको एक मतलब जानकारी पता चले कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू स्पीड कैसे होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताया है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, बहुत इजी वाला है, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है। उसी वजह से मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, एट 300 केल्विन व्हाट इज़ द रूट मीन स्क्वायर, मतलब आरएमएस स्पीड ऑफ हेलियम एटम हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन दिया है, हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन डेटा। क्या हमें दिया है, टेम्परेचर दिया है, कितना है 300 केल्विन है, ऐसा यूनिट में है। एंड हमें फाइंड आउट करना है आरएमएस, मतलब VRMS हमें फाइंड आउट करना है। गिवन हमें क्या क्या दिया है, मास ऑफ हेलियम एटम इज़ 4U दिया है। अभी ये 4U क्या होता है, देखो अगर हमें किसी भी एलिमेंट का अगर हमें मास फाइंड आउट करना है, अगर हमें मास दिया है तो 4U मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो 2 + 2 कितने हो गए, ये 4 हो गए। और ये U क्या है, U मतलब मास ऑफ द न्यूट्रॉन और द मास ऑफ द प्रोटॉन। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। 1U मतलब क्या होता है, मास ऑफ द प्रोटॉन और द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, वो इक्वल होते हैं, कितना होता है 1.66 × 10⁻⁻27। तो हेलियम के अंदर कितने प्रोटॉन है, 2 है, कितने न्यूट्रॉन है, 2 है, तो उसका मास बन गया 4U। और 1U मतलब 1 न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.66 × 10⁻27 kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर अभी हमें गिवन क्या दिया है, मास ऑफ हेलियम, मतलब M दिया है, M इक्वल्स टू क्या आता है, 4U आता है। तो 4 × U का वैल्यू कितना है हमें दिया है। तो अगर नहीं दिया है तो हमें याद रखना है 1.66 × 10⁻27, ठीक है, kg। ओके, देन उसके बाद हमें क्या दिया है, K भी दिया है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो वैल्यू दिया है वो ऐसा यूनिट में है क्या नहीं। ये ऐसा यूनिट में है, ये ऐसा यूनिट में है, और ये भी जूल पर केल्विन ऐसा यूनिट में है। तो हमें फाइंड आउट करना है VRMS। तो काइनेटिक एनर्जी एंड VRMS का रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, ½ mv² =
फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फार्मूला अभी हमने स्टडी किया था, क्या है भाई 3/2 KB इंटू टी, अभी हमने देखा था ना, सबको याद है। देखो हमने कैसे डिराइव किया था, PV इक्वल्स टू क्या आता है, PV इक्वल्स टू आता है 1/3 n इंटू m फी बार स्क्वायर। देन उसके बाद PV को हमने पुट किया था n इंटू KB इंटू टी इक्वल्स टू 1/3 इंटू n, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, m फी बार स्क्वायर। ठीक है, तो ये v बार स्क्वायर मतलब क्या होता है, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होता है। अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो हमें मिलता है VRMS। ठीक है, तो यहाँ पर n कैंसिल होते हैं, और ये यहाँ पर ये हाफ m फी मतलब ये 2 भी कैंसिल होता है, m हमें पता है, v हमें निकालना है, k भी पता है, t पता है, तो v बार स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, v बार स्क्वायर इक्वल्स टू 3 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 3 KB T अपॉन m आता है। तो अगर हम इसका अगर अंडर रूट लेते हैं तो VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 KB T अपॉन m हमें मिलता है। तो इस फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, तो फाइनल फार्मूला VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 KB T अपॉन m मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ। ओके, तो इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू के बी का वैल्यू कितना है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, देन टी का वैल्यू कितना है 300 है, देन उसके बाद एम का वैल्यू कितना है 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो अभी देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं, 1.38 और 1.66, तो 1.38 और 1.66 और ये 1 है और ये 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा है और न्यूमरेटर में कम है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं। और हमें पता है कि इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, कम आने वाला है एक्चुअल आंसर से, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर अगर हमारा ग्रेटर है तो आंसर क्या आता है, कम आता है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो ये 900 आ गया अपॉन 4 आ गया इंटू 10⁻⁻27 को अगर हम ऊपर कर ले तो 10⁻⁻23 इंटू 10⁻+27 होता है, तो +27 और -23 इसका आंसर क्या आता है, 10⁻² आता है, 4 आता है। ठीक है, तो 900 का रूट क्या आता है 30 आता है और 4 का 2 आता है इंटू 10⁻4 का हाफ होता है 10⁻2 होता है। हमें पता है 10⁻2 अगर 4 है 10⁻2 आता है, 10⁻2 अगर 7 है तो 10⁻7 का हम अंडर रूट नहीं निकालते, उसको पहले इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका अंडर रूट निकालते हैं। तो 10⁻4 क्या है, इवन नंबर है, तो उसका अंडर रूट डायरेक्ट हाफ लिखने है, तो 10⁻4 का 10⁻2, तो 30/2 मतलब 15 आता है, 15 इंटू 10⁻2 मतलब ये आता है 1500 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर 1.66 था, ऊपर 1.38 था, तो 1.38 एंड 1.66 को हमने काटा था, डिनोमिनेटर ज़्यादा था, तो हमारा जो आंसर है इससे कम आने वाला है। तो यहाँ पर बुक में आंसर दिया है 1368, आंसर एक्चुअल में कितना आया था 1368 मीटर पर सेकंड। देखो जो हमारा आंसर आया था 1500 आया था, उससे कम क्यों आ गया, क्योंकि हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर ज़्यादा है, उसी वजह से यहाँ पर कम आया। तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर इसको आप लॉग टेबल से इसका आंसर आपको डायरेक्टली एग्जैक्ट 1368 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल कवर कर लिया है। तो अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं। तो देखिए ये जो 61 पेज नंबर का जो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी है, ये पूरा कैंसिल हो गया, मतलब 3.8 है 3.81 डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ये भी पूरा कैंसिल हो गया है। तो हम डायरेक्ट 3.9 स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।